नमस्कार दोस्तों, लोकमत में आपका स्वागत है। अभी तक 5 राज्यों के चुनाव नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की, उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों की। उत्तर प्रदेश में भाजपा को पूर्ण बहुमत अपने दम पर और उसके सहयोगी दलों को करीब 2/3 पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। तो तमाम विश्लेषक इन चुनाव परिणामों की व्याख्या कर रहे हैं। तो अभी हम उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में कुछ फैक्ट आपके सामने रखना चाहेंगे अपने नज़रिए से कि आखिर क्या कारण है कि जिस तरह से मीडिया में दिख रहा था कि किसान नाराज हैं, जाट नाराज हैं, बेरोजगार नाराज हैं और कोरोना और महामारी के दौरान बहुत सारे लोग जिनके परिवारों में विपत्ति आई और जो उसके शिकार हुए बदहाली के, उनका सारा जो आक्रोश था, क्षोभ था, उसके बावजूद भाजपा इतना बड़ा मैंडेट लाने में कामयाब रही। सबसे पहले मैं इस चीज़ को अपने नज़रिए के बजाय मैं राजनीति के दो जानकारों के नज़रिए से आपके सामने रखना चाहूँगा और जो उनका नज़रिया क्या है, एक सूत्र की तरह, कि मैंने उसे एक सूत्र की तरह देखने का इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। पहले शख्स हैं अरविंद कुमार ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं, राजनीतिक जानकार हैं। उन्होंने 28 फरवरी को अपने एक लेख में इस बात को उल्लिखित किया था कि समाजवादी पार्टी जो है, जो जागरूक जातियां हैं उन पर ध्यान दे रही है, लेकिन जो जातियां हाशिए पर हैं या जो किनारे हैं, जो जिनको राजनीतिक रूप से उतने ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, उन पर कम ध्यान दे रही है। अरविंद कुमार ने भाजपा ने जिन लोगों को टिकट दिया, जिन उम्मीदवारों को, उनका जातिगत विश्लेषण भी द प्रिंट पे एक लेख में उसका विश्लेषण प्रस्तुत किया था। मैं उसका जिक्र करूंगा कि आखिर भाजपा जीत गई है तो जाहिर है कि उसने जिस तरीके से टिकट दिया, जाति, और हम सभी लोग, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश या भारत में जातिगत समीकरण जो है महत्व रखते हैं। तो हम अरविंद कुमार ने जो ये कहा कि भाई समाजवादी पार्टी जागरूक जातियों को वोट दे रही है, जैसे जाट हैं या यादव हैं या इस तरह के जो हैं, या इवन राजभर जो हैं, तो जागरूक हैं और उन पे फोकस कर रही है, लेकिन जो हाशिए पे हैं उन पे फोकस नहीं कर रही। तो बीजेपी ने खुद अपने टिकट वितरण में क्या किया। दूसरी चीज़ है जो भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, प्रशांत किशोर, जो पॉलिटिकल मैनेजर के रूप में काफ़ी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अभी कुछ पिछले महीने या उसके कुछ पहले एक भाजपा की राजनीति की व्याख्या करते हुए कहा कि भाजपा की राजनीति जो है वो 3 प्रमुख स्तंभों पर टिकी हुई है। एक हिंदुत्व, दूसरा राष्ट्रवाद और तीसरा वेलफेयर, यानी लोक कल्याणकारी योजनाएं, जिनको जैसे अभी इस चुनाव में लाभार्थी वर्ग कहा जा रहा था कि जिनको अनाज मिला, जिनको गैस मिली, या जिनको अलग अलग मद में सीधे बैंक खाते में पैसे गए, तो उनकी बात कर रहे थे प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर के अनुसार किसी भी पार्टी को या धड़े को अगर भाजपा को चुनौती देना है तो उसे इन 3 में से 2 पर भाजपा से बढ़त लेनी होगी। अभी प्रशांत किशोर ने जो कहा वो अभी पीएम मोदी का बीजेपी की जीत के बाद पहला संबोधन अभी हो रहा है। तो पीएम मोदी ने, हम उनके नज़रिए से भी अगर देखें तो उनका नज़रिया कहीं ना कहीं वो प्रशांत किशोर के नज़रिए के आसपास ही है अपने पार्टी की जीत की व्याख्या में। पीएम मोदी ने कहा कि यह जो मैंडेट है वो जनता ने भाजपा की नीति, नीयत और निर्णयों पर मुहर लगा दी है। पीएम ने कहा कि ये प्रो पुअर, प्रो एक्टिव गवर्नेंस का नतीजा है। तो जाहिर है कि भाजपा भी और प्रधानमंत्री खुद ये मान रहे हैं कि जो गरीब तबके के लिए जो भाजपा ने किया और प्रशासन में जो उन्होंने चुस्ती दिखाई होगी, उसकी वजह से ये नतीजे मिले। तो हम, और एक तीसरी बात जो है, राजनीतिक पत्रकार संजीव सिंह ने अपने एक लेख में टाइम्स ऑफ इंडिया में आज ही उसका विश्लेषण करते हुए किया है कि वोट शेयर जो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, खास तौर पे बाकी राज्यों में भी, लेकिन उत्तर प्रदेश का विशेष उन्होंने उल्लेख किया है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का जो बेंचमार्क है, जो सत्ता बनाने के लिए जरूरी वोट प्रतिशत है, उसका एक पैरामीटर सेट कर दिया है 2014, 2017, 2019 और 2022। तो लगातार 4 चुनाव में उसने 40% से ऊपर वोट लाकर यह साबित कर दिया है कि अब यूपी में वही सरकार बनाएगा जिसका 40% से ऊपर वोट होगा। इससे पहले को, जैसे कि 2012 में सपा को करीब 30%, 29% वोट मिले थे और वो 224 सीटें पाकर सरकार बनाने में सफल रही। इसी तरह 2007 में बसपा को करीब 30% से थोड़ा ज़्यादा वोट मिले थे और वो 206 सीटें लाकर सरकार बनाने में सफल रही। आप सभी जानते हैं कि यूपी की 403 सीटें हैं और उसमें से 202 पे सरकार बन जाती है। अब भाजपा ने देखे कैसे
2014 में वो 40% से ज़्यादा वोट लाई, और सांसद का चुनाव, संसदीय चुनाव, उसमें वो 70 से ज़्यादा सीटें लेकर आई। 2019 में, उस 2017 के चुनाव में वो 40% के करीब वोट लेकर आई। उसने 312 अकेले और बाकी गठबंधन के संग 325 सीटों पर जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कमाल कर दिया कि 50% से ज़्यादा वोट लेकर आ गई यूपी में। यानी कि अमेरिका में आप लोग जानते हैं कि जैसे चुनाव होते हैं, वहाँ किसी भी प्रत्याशी को 51% वोट लाने होते हैं, यानी 50 से ज़्यादा जो लाएगा। भारत में क्या है कि अगर 4 लोग लड़ रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा वोट पा जाएगा वो जीत जाएगा। अमेरिका में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव आप देखते होंगे, सुनते होंगे, तो जो 50% यानी 50 से प्लस होना चाहिए। तो 2019 में भाजपा ने जो यूपी में किया, तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हिसाब से भी अगर चुनाव होता तो बीजेपी जीत जाती। 2022 जो मौजूदा चुनाव है, इसमें भी दिख रहा है कि करीब 41.5% वोट भाजपा लेकर आई है। तो ये जो 3 कारण हैं कि वो कैसे जातिगत बंटवारा हुआ टिकटों का, उसमें धर्म का भी एंगल हम थोड़ा ले लेंगे। दूसरा है कि ये जो 3 चीज़ें हैं, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और लोक कल्याणकारी योजनाएं। और तीसरा कि ये जो मिनिमम जो बार है, जो एक उसको उठा दिया भाजपा ने कि पहले 30 के आसपास सरकार बन जाती थी, अब 40 प्लस लाना होगा। इस चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी का करीब 10% वोट बढ़ा है, वो 32% वोट के आसपास अभी हैं, और हो सकता है थोड़ा और बढ़ जाए। फिर भी उनकी पार्टी जो है वो 150 के अंदर ही रहेगी। अगर बेस्ट सिनेरियो हम कंसीडर करें तो हो सकता है 125 के ही आसपास रह जाए। तो अब आते हैं, हम देखते हैं कि जैसा अरविंद कुमार ने अपने विश्लेषण में दिखाया था कि भाजपा ने किसको वोट दिया। सबसे पहले काफ़ी चर्चा में भी रहता है कि भाजपा मुसलमानों को वोट नहीं दिया, और इस पर अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हम उसी को वोट देते हैं जो चुनाव जीते, बाकी हमारा मुस्लिमों से कोई वो नहीं है। और अमित शाह ने भी, और एक अपने अलग इंटरव्यू में और अलग कई मंचों पर योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जो हम 5 करोड़ अन्न जिनको दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उन लोगों में से योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि 2 करोड़ मुसलमान हैं, वो गरीब, जिन गरीब तबके को फ्री राशन दिया गया। तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें मुसलमानों के संग भेदभाव किया जाता। अमित शाह ने भी इस बात पे जोर दिया। तो दोनों नेताओं का इस बात पे जोर था कि जो मुसलमान हैं उनको योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन टिकट वितरण के दौरान चूंकि हमें लगता है कि हमारा मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीतेगा, तो इसलिए हम उसको टिकट नहीं देते। तो मुस्लिम तो ऐसे ही बाहर हो गया। और जाहिर है मुस्लिम के प्रति अगर इस तरह की जो धारणा है, भले वो जीते ना, लेकिन उसका एक संदेश तो ज़रूर है कि भाजपा जो है मुसलमानों को टिकट नहीं देती। तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व लाइन उसमें है। दूसरी, आपने चुनाव के दौरान देखा ही होगा कि जो मुस्लिम कुछ नाम हैं जिनका पास्ट अपराध से जोड़ा जाता रहा है, या जो जेल में हैं, जैसे मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद हो या आज़म खान हो या नाहिद हसन हो, तो इनको जोड़ के भी भाजपा ने सीधे ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों को जेल में रखते हैं, लेकिन बार बार उसने अपराधियों के तौर पे या बाहुबलियों के तौर पे इन्हीं नामों को उछाला, तो जिससे एक संदेश गया। तो वो एक कार्ड, भाजपा का हिंदुत्व का कार्ड जो प्रशांत किशोर कहते हैं, तो उस चीज़ को मजबूत किया इन लोगों ने चुनाव में, भाजपा वालों ने। दूसरी चीज़ लेकिन जो सामाजिक समीकरण उसमें धर्म और जाति दोनों है, तो जाति वाला एंगल हम अरविंद कुमार के आंकड़ों से आपको समझाना चाहते हैं। अरविंद कुमार, भाजपा ने कुल 375 सीटों पे अपना टिकट बांटा था, बाकी सहयोगी दलों को दिया था। भाजपा ने राजपूतों को 67 सीटों पर लड़ाया। ये ध्यान रखिए कि इस चुनाव में कम से कम सोशल मीडिया में इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि योगी आदित्यनाथ, जिनकी जाति जो क्षत्रिय हैं, तो उस जाति का बहुत दबदबा रहा है यूपी में पिछले उनके 5 साल में, और भाजपा का जो एक मजबूत वोट समझा जाता है ब्राह्मण, वो उससे नाराज है ठाकुरवाद के कारण। तो लेकिन इस चुनाव में दिखता है कि 67 सीटें राजपूत को उन्होंने दी हैं, 68 सीटें ब्राह्मण को दी हैं, बनिया को 31 सीटें, भूमिहार को 9 सीटें। तो ये भाजपा का जो एक आधार माना जाता है कि हाँ, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भाजपा को वोट देते हैं, तो एक अच्छी खासी संख्या में। और उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि राजपूत और ब्राह्मण के बीच संतुलन बनाया गया है, टिकट बंटवारे में 1 का अंतर दिख रहा है। और बनिया वर्ग को भी उनके आबादी के अनुपात में सीटें काफ़ी दी गई हैं। अब हम आते हैं उस वर्ग की जिसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं, और जो बीजेपी के बारे में ये पिछले चुनाव में भी हो रहा है, बार बार हो रहा है कि बीजेपी जो है गैर यादव और गैर जाटव, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटव और
पूर्वी उत्तर प्रदेश में चमार जिनको कहा जाता है, उस जाति के बारे में कि चूंकि बसपा का आधार वोट बैंक जाटो माना जाता है और समाजवादी पार्टी का यादव, तो बार बार ये बात कही जाती है कि भाजपा जो है गैर यादव गैर जाटो को अपने तरफ लाके लामबंद करती है। अब वो टिकट में कैसे अनुवादित होता है इसको हम यहाँ पे देखते हैं अरविंद कुमार जी के हवाले से कि भाजपा ने कुर्मी सैंथवार को 35 टिकट दिए, मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी को 25 टिकट दिए, जाट को 15, लोध को 18। लोध जाति जो है कल्याण सिंह उससे भाजपा के बड़े नेता रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, तो उसको पहले से ही भाजपा का वोटर माना जाता रहा है। निषाद बिंद कश्यप को 9 सीटों पर, कलवार तेली सुनार को 7 सीटों पर, यादव को 7 सीटों पर। अब आप देखिए कि यादव की आबादी बहुत बड़ी मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भाजपा ने जिनको कुर्मी और कोयरी मिला के अगर हम कहें तो 35 और 25 यानी 60 सीटों पर टिकट दिया है, लेकिन यादव को केवल 7 सीटों पर टिकट दिया है और गुर्जर को 7 और राजभर को 5। जाट भी भाजपा में जो है उनकी आबादी के हिसाब से टिकट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि जो यादव है उसके मुकाबले में कुर्मी और कोयरी जो है वो बहुत ज़्यादा 8 गुना ज़्यादा टिकट दिया है और बाकी छोटी छोटी बहुत सारी जातियां हैं उनको 11 टिकट दिया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो अरविंद कुमार ने कहा कि सपा ने क्या किया कि जो राजनीतिक रूप से जागरूक जातियां हैं यानी जो असर्ट करती हैं, जिनकी चर्चा होती है, उनका तो ध्यान दिया। बीजेपी ने जो इन छोटी छोटी जातियों को जिनका कोई आधा प्रतिशत, 1%, 2%, 3% होगा, उनको भी 2-2, 4-4 टिकट देने में पूरा ख्याल रखा है। उसके बाद हम आते हैं कि जो अनुसूचित जाति वर्ग के टिकट बंटवारे में जो 87 सीटें उत्तर प्रदेश में आरक्षित हैं, उसमें भाजपा ने जो जाटव एवं चमार जाति जो है उसके 26 लोगों को टिकट दिया। उनकी आबादी माना जाता है कि जो टोटल कुल अनुसूचित जाति की आबादी है उत्तर प्रदेश में उसकी करीब 60% आबादी एक जाटव जाति की है। तो भाजपा ने उसमें से 60% लोगों को 26 टिकट दिया, लेकिन एक दूसरी जाति जो आबादी में शायद उतनी नहीं है जितने जाट हैं, उनसे शायद आधी हो, और उसको भी 26 टिकट दिया। वो जाति है पासी। अब उसके बाद कोरी जाति है, एक कम संख्या वाली जाति है, उसको 8 टिकट दिए। धोबी जाति को प्रजापति भी लिखते हैं जैसे कई धोबी, उसको 7 टिकट दिए। उनकी आबादी का मुझे ठीक से अंदाजा नहीं है कि कितने हैं। तो 8 कोरी जाति को दिए, 7 धोबी जाति को, 2 वाल्मीकि को और 6 खटिक जाति को दिए और 12 अन्य अनुसूचित जातियों को, छोटी छोटी जातियों को टिकट दिए। टिकट बंटवारे में कुछ हद तक आप देखेंगे कि शायद सपा का भी टिकट वितरण मोटा मोटी ऐसा ही है, लेकिन शायद जो उसकी लामबंदी है और जो उससे उनका जुड़ाव है, मुझे लगता है कि भाजपा के संग पिछले 5 साल 14 से जोड़ लें अगर 22 तक, तो 7 साल में 4 बार ये जातियाँ भाजपा की तरफ लामबंद हुई हैं। तो जाहिर है कि वो उसका स्थायी वोट में बदलती जा रही हैं। दूसरी चीज़ जो हिंदुत्व की हमने बात कर ली और ये जो जातिगत समीकरण है उसकी बात कर ली, नेशनलिज्म की बात जरूर करनी होगी हमें, क्योंकि हिंदुत्व और धर्म और जाति का जो सामाजिक समीकरण है वो, और दूसरा वेलफेयर स्कीम जो 5 करोड़ लोगों को अनाज मिला, गैस मिला, इसके अलावा तीसरा जो है जिसकी प्रशांत किशोर जिक्र कर रहे थे कि राष्ट्रवाद। आप एक भाजपा कहीं न कहीं ये संदेश देने में ज़मीन पे सफल रही है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षक पार्टी वही है। क्यों? आप देखेंगे कि जैसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कि जैसे कश्मीर का मुद्दा है। कश्मीर का मुद्दा, क्या कश्मीर को भारत से अलग होना चाहिए? इस पे बहुत सारे प्रगतिशील हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह का ओपिनियन देते हैं पार्टी के, जैसे किसी और पार्टी के अंदर ही, कि इस पे विचार करना चाहिए, अलग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भाजपा हमेशा इस पे स्टैंड लेती है कि नहीं होना चाहिए। तो ये बाउंड्री इशू है। कहीं ना कहीं भारत के लोगों के अंदर ये भावना है कि जो राष्ट्रीय एकता है उसके प्रति भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय एकता को बरकरार रख सकती है। और राष्ट्रीयता की जो ये भावना है इसको भाजपा लेकर नहीं आई है। ये राष्ट्रीयता की भावना हमारे राष्ट्र के निर्माण में पहले ही शुरू से ही है। जैसा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, तो भारत की उन्होंने ही खोज कर ली थी और उससे लोगों ने भी की, लेकिन उन्होंने ही खोज कर ली थी। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है कि अनेकता में एकता, तो ये हमारे पहले ही जो सरकार बनी वहीं से है कि जो भारत एक खोज और अनेकता में एकता। तो अभी इस विचार को सैद्धांतिक तौर पे या ज़मीनी तौर पे भाजपा कितनी उस पर फिट बैठती है, विश्लेषक शायद इसमें 2 राय हो सकते हैं। लेकिन आज इस चीज़ को लेके अगर कोई
कोई पार्टी इसकी प्रतिनिधित्व कर रही है या जनता के बीच में मैसेज दे रही है कि जो अनेकता में एकता है उसको जोड़ने का हम प्रयास करते हैं। क्योंकि अभी जैसे तमिलनाडु के मुद्दे पे राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया, तो बीजेपी ने किस तरह से उसको पलटवार किया, ऐसे ही किया कि राहुल गांधी जो है भारत का जो राज्यों के बीच संतुलन है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। अब तमिलनाडु की जो राजनीति रही है, उस राजनीति में खासतौर पे अभी जो सत्ताधारी दल है डीएमके कांग्रेस का बहुत कट्टर दुश्मन पार्टी की तरह रही है। वो नेहरू जी के ज़माने से, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी से लेके राहुल गांधी तक भी अगर कुछ समय पहले तक देखा जाए तो डीएमके बहुत आलोचनात्मक रही है कांग्रेस के प्रति। अभी इधर बीच क्या है कि कांग्रेस और डीएमके में शायद एकता बढ़ रही है, लेकिन जो डीएमके का इतिहास रहा है, भाजपा ने उसका इस्तेमाल किया। भाजपा वहाँ पे एआईडीएमके के साथ गठबंधन में रह चुकी है, तो वो उस तरह के मुद्दे को, या जैसे चीन का ही मुद्दा है, मीडिया में तमाम तरह की रिपोर्ट आई, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो फियर फैक्टर है कि चीन एक हमारा बड़ा दुश्मन है जो पड़ोस में है और वो हमारी ज़मीन पे कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कुछ ज़मीन कब्जा भी कर चुका है। तो कुछ लोग जैसे कि जो भाजपा विरोधी हैं वो इस तरह का नैरेटिव बनाते हैं कि भाजपा के रहते हुए ज़मीन कब्जा कर ली, लेकिन भाजपा शायद कहीं ना कहीं ये अंदर संदेश देती है, या भाजपा के समर्थकों से बात करिए तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर एक मजबूत सरकार नहीं रही, यूनाइटेड जो रख सके देश को, नहीं रही, तो चीन जैसे दुश्मन का सामना देश नहीं कर सकता। तो अभी इन 3 पहलुओं पे बात की, अगली बार हम फिर से कुछ नए एंगल देखकर वापस आएंगे, और तब तक आप लोकमत का यूट्यूब देखते रहिए। धन्यवाद।